हिंद नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 20 मार्च। 20 मार्च की हिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो 20 मार्च को बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हमारी हिस्ट्री में हुई है, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगता है। पहला देख लेते हैं फ्रेंड्स, 20 मार्च 1956 में ट्यूनीसिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। 20 मार्च 1956 में ट्यूनीसिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी और एलेसांद्रो वोल्टा द्वारा इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की गई थी। आज के दिन ही जो हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी होती है ना, उसकी खोज की गई थी। और खोज किया किसने था? तो खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? एलेसांद्रो वोल्टा। इनके द्वारा 1800 ईस्वी यानी कि 20 मार्च 1800 ईस्वी में इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि विश्व गौरैया दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है आज के दिन ही पूरे विश्व यानी कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 2010 में। 20 मार्च 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की हिस्ट्री। आई होप आपको हमने जो 3 पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं हमारी हिस्ट्री में, वो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। तो हमने क्या क्या कवर किया? पहला तो हमने देखा कि 20 मार्च 1956 में ट्यूनीसिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। दूसरा हमने जाना कि 1800 यानी कि 20 मार्च 1800 ईस्वी में एलेसांद्रो वोल्टा द्वारा इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की गई थी। जो हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी है उसकी खोज की गई थी 20 मार्च 1800 में। और किसके द्वारा की गई थी? एलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा। और तीसरा हमने पॉइंट आज की हिस्ट्री के बारे में जाना कि 20 मार्च को ही गौरैया दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम गौरैया दिवस भी मनाते हैं। और पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो ये तो थी आज की हिस्ट्री। आई होप आपको पता लग गई होगी और सारे ही जो भी हमने 2-3 पॉइंट्स देखे वो आपके माइंड में अच्छे से फीड हो गए होंगे। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रही है। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया है। अभी हम आ गए हमारे क्लास 9th में, यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th। और क्लास 9th में भी हमारा चैप्टर 14 यानी कि संतुलित आहार हमने कंप्लीट किया। आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास में क्या? चैप्टर 14 यानी कि संतुलित आहार के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो अगर अभी तक आपने हमारी क्लास 6 to 8 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हमने इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इसका हमारा एक ही उद्देश्य है। एक बार आप अपने होम साइंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो कि होम साइंस से रिलेटेड है ना, सबके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सके। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी राय हमें आप अवश्य दिया करिए कमेंट के माध्यम से, लाइक डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता है, बट रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो थी कुछ बातें जो हम ये सीरीज हम कर रहे हैं उसके बारे में हमने जाना। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम करने वाले क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो ये आप देखिए, अध्याय एक नज़र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 14 में क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो पढ़ा बहुत कुछ है, बट बुक के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि प्रीवियस क्लास में हमने यानी कि पूरे चैप्टर 14 में क्या कवर अप किया। हमने देखा फ्रेंड्स संतुलित आहार के बारे में जाना। संतुलित आहार का मतलब कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल
जो भी आप आहार लेते हैं उनमें ये सभी उपस्थित होना चाहिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। इट मीन्स बैलेंस डाइट। भोजन का निर्धारण देखा हमने कि भोजन का निर्धारण किस तरीके से होता है। आयु के अनुसार वर्गीकरण हमने देखा है। फिर शैशवावस्था देखी कि शैशवावस्था, फिर हमने बाल्यावस्था देखा, किशोरावस्था देखा, प्रौढ़ावस्था के बारे में हमने जाना, फिर वृद्धावस्था के बारे में देखा, गर्भावस्था के दौरान कैसा बैलेंस डाइट लेना चाहिए उसके बारे में हमने देखा, कुपोषण क्या होता है, इट मीन्स माल न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना, ओबेसिटी हमने देखी, फिर हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हमने जाना, हाइपर विटामिनोसिस के बारे में हमने जाना। यानी कि ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए। आई होप आपने इन वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं और हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, बहुविकल्पीय हम प्रश्न कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है संतुलित भोजन में आवश्यक होता है। इट मीन्स जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोज, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स हमारा जो संतुलित भोजन होता है उसमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोज भी चाहिए, वसा भी चाहिए। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। यानी कि ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 2 देखते हैं। बच्चों के आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? बच्चों के आहार में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होना चाहिए? पोषक तत्व कितने होते हैं हमने देखे, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल, ये हमारे पोषक तत्व हैं। तो बच्चों के आहार में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन, ऑप्शन बी कहता है कार्बोज, ऑप्शन सी कहता है वसा और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो फ्रेंड्स बच्चों के आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा ये सभी बहुत ही भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो इसमें भी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न 3 कहता है शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं उनको क्या ज़्यादा मतलब ग्रहण करना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है गुड़, ऑप्शन बी मेवे, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी नारियल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए गुड़। गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 4 देखते हैं। विटामिन सी किस आहार समूह का पोषक तत्व है? यानी कि जो विटामिन सी है किस आहार समूह का पोषक तत्व है? हमने पढ़ा था ना, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, हमारे प्रीवियस क्लास में ही हमने कवर किया था। आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो बताइए फटाफट। तो जो हमारा विटामिन सी है ना फ्रेंड्स, वो हमारा द्वितीय समूह का पोषक तत्व है। विटामिन सी हमारा द्वितीय समूह का पोषक तत्व है। प्रश्न 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को बाल्यावस्था कहते हैं? इट मीन्स चाइल्डहुड कहते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है 1 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 18 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी कहता है 18 से 40 वर्ष। तो कमेंट करके बताइए। तो बाल्यावस्था किस आयु वर्ग को कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा 1 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ICMR क्या है? ऑप्शन ए कहता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ कंबाइंड मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमोडिटी एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो फ्रेंड्स जो हमारा ICMR है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। प्रश्न 7 पे चलते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? यानी कि जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनको डेली कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है 500 से 800 कैलोरी, ऑप्शन बी कहता है 800 से लेकर 1600 कैलोरी, ऑप्शन सी कहता है 1000 से 2000 यानी कि 1000 टू 2000 कैलोरी, ऑप्शन डी 1500 टू 3000 कैलोरी। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था में बच्चों को प्रतिदिन जो कैलोरी ऊर्जा चाहिए ना वो कितना होना चाहिए? 1500 टू
3000 कैलोरी प्रतिदिन बाल्यावस्था में बच्चों को ऊर्जा चाहिए। प्रश्न 8 क्या कहता है देखते हैं। एक कम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 500 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 1500 कैलोरी, ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। तो एक कम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा कैलोरी चाहिए। तो फ्रेंड्स 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए। किसको? कम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को चाहिए। प्रश्न 9 कहता है एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन सामान्य से कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है उसको प्रतिदिन से ज़्यादा कितने ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कहता है 300 कैलोरी, ऑप्शन बी 700 कैलोरी, ऑप्शन सी 500 कैलोरी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन सामान्य से 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना? 700 में 700 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है पर डे। प्रश्न 10 पे चलते हैं। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम आहार के रूप में लेना चाहिए। यानी कि सामान्य से कितने मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम आहार के रूप में लेना चाहिए एक गर्भवती महिला को। तो ऑप्शन ए कहता है 100 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 200 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 400 मिलीग्राम एंड ऑप्शन डी 500 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम आहार के रूप में कितना लेना चाहिए। तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम अतिरिक्त आहार के रूप में लेना चाहिए। कितना? 500 मिलीग्राम कैल्शियम अतिरिक्त आहार के रूप में लेना चाहिए। किसको? एक गर्भवती महिला को। प्रश्न 11 पे चलते हैं। अत्यधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक क्रियाशील मीन्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो। तो ऑप्शन ए कहता है 2000 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 3000 कैलोरी एंड ऑप्शन डी 3900 कैलोरी। तो फ्रेंड्स अत्यधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन लगभग 3900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो उसको कैलोरी ऊर्जा भी उतनी ही चाहिए। क्वेश्चन 12 कहता है आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का कुपोषण होता है। कुपोषण के भी हमने कई सारे टाइप्स देखे थे, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप ऑप्शन ए कहता है ओबेसिटी हो जाती है, ऑप्शन बी कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ऑप्शन सी कहता है हाइपर विटामिनोसिस होता है और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप कौन सा कुपोषण होता है। ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि जिसको हम ओबेसिटी मोटापा बोलते हैं। तो ये तो था हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक बार फटाफट देख लेते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है। संतुलित आहार से तात्पर्य उस प्रकार के आहार से है जिसको ग्रहण करने के पश्चात शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। यानी कि ऐसा आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व विद्यमान हो, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल है, तो ये सारे एक्सेट्रा जितने भी हमारे हैं सारे ही विद्यमान हो, वही हमारा संतुलित आहार है। प्रश्न 2 कहता है संतुलित आहार का निर्धारण व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए आयु को ध्यान में रखकर? क्योंकि हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार का आहार पर्याप्त नहीं होता। जैसे जो आहार बच्चों के लिए पर्याप्त होता है वह युवाओं या प्रौढ़ों के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। आप जाके वीडियो देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न 3 कहता है लिंग भेद के आधार पर संतुलित आहार का निर्धारण क्यों होना चाहिए। स्त्रियों एवं पुरुषों का शारीरिक आकार एवं आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए तो होता है ना लिंग भेद के आधार पर संतुलित आहार का निर्धारण। इस स्थिति में दोनों के संतुलित आहार का निर्धारण भिन्न भिन्न होना चाहिए। प्रश्न 4 कहता है अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होना चाहिए। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा श्रम करता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारा तत्व होता है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो भी वो डाइट लेता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का स्रोत है।
प्रश्न 5 पे चलते हैं। कम श्रम करने वाले व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में कार्बोज एवं वसा का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, ज़्यादातर मतलब बहुत कम काम करते हैं, तो उनके आहार में अगर कार्बोज एवं वसा का ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम श्रम यानी कि कम कार्य करने वाले व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में कार्बोज एवं वसा ग्रहण करते हैं तो उनका वजन बढ़ जाएगा तथा वे मोटापे का शिकार हो जाएंगे। प्रश्न 6, ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का आहार ग्रहण करना लाभदायक होता है? ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्याप्त ऊर्जादायक पोषक तत्वों से युक्त आहार ग्रहण करना लाभदायक होता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 6। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यानी कि जो बच्चा 1 से लेकर 3 साल तक का है उसको प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 22 ग्राम यानी कि 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8, किशोरावस्था में कितने आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? यानी कि कौन सी आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं जिनको हम किशोरावस्था कहते हैं? जब देखते हैं 12 से 18 वर्ष तक के बीच के आयु वर्ग के लोगों को किशोरावस्था कहा जाता है एवं इस आयु वर्ग को किशोरावस्था कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न, किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था के बीच के काल को क्या कहा जाता है? यानी कि किशोरावस्था और वृद्धावस्था के बीच को काल को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। कि जो व्यक्ति ना किशोरावस्था में है ना वृद्धावस्था में है तो उसके मध्य में जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रश्न 10, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति में किस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि लगभग रुक जाती है तथा व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में अधिक टूट फूट नहीं होती है। प्रश्न 11, प्रौढ़ावस्था में मध्यम क्रियाशील पुरुष को लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? उत्तर है प्रौढ़ावस्था में मध्यम क्रियाशील पुरुष को लगभग 2800 कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना बहुत ज़्यादा श्रम करता हो ना बहुत कम मीडियम श्रम यानी कि मध्यम क्रियाशील हो तो उसको कितनी कैलोरी आवश्यकता है पर डे? तो 2800 यानी कि 2800 कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 12, एक वृद्ध महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा एक वृद्ध महिला को प्रतिदिन 1700 यानी कि 1700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसको? 1700 कैलोरी पर डे चाहिए एक वृद्ध महिला को। प्रश्न 13 यानी कि 13, एक स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन सामान्य से लगभग कितने ग्राम अधिक प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए? यानी कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, हमने अभी तो देखा है, तो स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन सामान्य से लगभग 20 ग्राम अधिक प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 14 देख लेते हैं। एक गर्भवती महिला को आहार में लगभग कितने मिलीग्राम अधिक आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? यानी कि जो महिला गर्भवती है उसके आहार में लगभग कितने मिलीग्राम अधिक आयरन पर डे उसको देना चाहिए? तो आपका आंसर होगा एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिलीग्राम अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। और क्वेश्चन 15 कहता है कुपोषण के कोई 2 कारण बताइए। हमने पढ़े थे कुपोषण माल न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना था। पहला कारण तो है कि पोषक तत्वों की अपर्याप्तता होना यानी कि उसको बैलेंस डाइट ना मिलना। दूसरा कारण है आर्थिक स्थिति का निम्न होना है। अगर आर्थिक स्थिति निम्न है तो बच्चे को खाना ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो बैलेंस डाइट उसको कहाँ से ही मिलेगा। तो ये हमने 2 कारण देखे, किसके? कुपोषण के कारण देखे। तो ये हमारे थे फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। आई होप ये भी आपके क्लियर हुए होंगे, सब समझ में आए होंगे। अब हमारा है लघु उत्तरीय, क्या भरपेट भोजन को संतुलित भोजन कहा जा सकता है? जी नहीं, हमने पढ़ा है भरपेट भोजन का मतलब ही थोड़ी कि संतुलित भोजन कर लिया है इसमें नहीं लिखा है बुक में, मैं अपनी मर्जी से आपको समझा रही हूँ। ये आप बुक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इतना बताने का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम वेस्ट जाएगा, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है बट कहने का मेरा यही मतलब है ना फ्रेंड्स कि ज़्यादा क्यों लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये बहुत बड़ा है और आपका टाइम बहुत जाएगा इसमें,
इसीलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हमारे क्लास के लर्नर्स हैं 9th के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नहीं तो मैं तो कहूँगी कि क्या आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, अभी तक आपको ये नहीं पता लगा कि क्या भरपेट भोजन का संतुलित भोजन ही कहा जा सकता है? हमने पढ़ा जी नहीं, भरपेट भोजन ही संतुलित भोजन नहीं होता है। भोजन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा कैल्शियम, प्रोटीन है, वसा, खनिज लवण, जल, ये सारे ही स्रोत हमारे पाए जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। अब हम ये कहो कि हमने दाल रोटी ही खा ली तो हमने बैलेंस डाइट कर ली, जी नहीं। हमने रोटी दूध ही खा लिया तो भी हमारी बैलेंस डाइट हो गई है, हमने मतलब सब्जी रोटी ही खा लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब भी डाइट ले रहे हो, वो मील कर रहे हो, तो आपका जो आपकी थाली है उसमें आपको लगभग हर चीज़ होना चाहिए, जो जो भी हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा है, तभी वो संतुलित आहार होगा। वो सारे ही पोषक तत्व जब विद्यमान होंगे तभी वो संतुलित आहार कहलाएगा। प्रश्न 2 कहता है संतुलित भोजन के निर्धारण में जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित भोजन के निर्धारण में क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? इस अवस्था में किस प्रकार का संतुलित आहार ग्रहण किया जाता है? हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से बाल्यावस्था पूरा पढ़ा है, और तो मुझे इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 4 कहता है वृद्धावस्था में किस प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण किए जाने चाहिए? देख लीजिए, हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ा, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, पोषक तत्व वृद्ध पुरुष वृद्ध महिला का देख लीजिए आप चार्ट ये। प्रश्न 5 कहता है कुपोषण की स्थिति से बचने वाले उपायों पर प्रकाश डालिए कि किस तरह से कुपोषण से बचा जा सकता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रख करके। तो आप देख लीजिए, वैसे देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ डाला, आप अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 6 कहता है कुपोषण के कोई 4 लक्षण बताइए। शरीर की वृद्धि रुकना, नींद तथा पाचन क्रिया गड़बड़ होना, मांसपेशियों का ढीला होना तथा सिकुड़ना, कार्य करने पर शीघ्र थकान होना। तो जब ये सारे ही लक्षण इस व्यक्ति में पाए जाते हैं, इट मीन्स उसको कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन हो गया। वैसे बहुत सारे लक्षण हमने पढ़े हैं, आप वीडियो ओपन कीजिए, जो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इसको पढ़ा है पूरा बहुत ही डिटेल में। तो ये तो था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आए होंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस किए हैं। क्लास अच्छी लगी होगी, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ मुझे कुछ सुधार करना है या फिर और किसी वे से आपको पढ़ाना, वो भी आप बता सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य आप करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन मैंने जैसे बोला है ना कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए अभी, जैसे हमने बोला बाल्यावस्था किसे कहते हैं, इस अवस्था में किस प्रकार का संतुलित आहार ग्रहण किया जाना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो भी कोई नहीं, बट आप ना इसको क्वेश्चन को सुनिए, देन आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप फिर देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आप बस वीडियो मत देखिए। जब आप वीडियो देखते हैं ना, मैं बार बार कहती हूँ कि कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट मैं बताती जाती हूँ उसको आप पक्का स्टाफ मार्क कीजिए या फिर नोट करिए, क्योंकि अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। किसी दिन मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं। जो भी चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, वो आपके माइंड में आप लिखते भी हैं और प्लस समझते भी हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में जल्दी फीड होती हैं। तो इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ, तो आप सुनते जाइए और क्वेश्चन ले लीजिए, देन आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तभी इस वीडियो को देखने का जो हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बस चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं तो आपसे क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मेहनत लगती है, और आप भी पढ़ रहे हो, अपना कीमती टाइम दे रहे हो, हमारा कुछ सोच के ही तो हमारे साथ जुड़े हो ना, तो वो भी आपको उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वीडियो बना दिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने वीडियो देख लिया, हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत भरोसा करके आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्वेश्चन लीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तब तो आपको इसको जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ने का आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर क्या मीनिंग है। तो इसीलिए ऐसे मतलब ये नहीं कि बस मैं पढ़ाती गई आपने देख लिया, हाँ हाँ देख लिया, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। वैसे मुझे पता है आप सभी लोग सीरियस हैं तभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरी ये स्ट्रेटेजी ज़रूर फॉलो कीजिए
कि आप क्वेश्चन देखिए, देन आप उसको, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला ना, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट के रूप में करा रही हूँ। बाकी आप खुद अपने लैंग्वेज में, जैसे आपसे पूछा गया वृद्धावस्था में किस प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण किए जाने चाहिए, तो अगर आपने वीडियो देखी है, चैप्टर पूरा हमने जो पढ़ाया आपने उनको अच्छे से सुना है, तो आपसे ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए, आपको तभी पता लगेगा। ये जो पोषक तत्व हैं वृद्ध पुरुष के लिए, वृद्ध महिला के, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। ऐसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें हमने एक भी पॉइंट कवर ना किया हो। इसीलिए तो फ्रेंड्स हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, कि आपके हर एक पॉइंट को कवर अप कराया जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए। तो प्लीज़ आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, आप उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखिए, देन देखिए कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटेजी अवश्य फॉलो कीजिए और अपनी राय हमें अवश्य बताइए कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और हाँ, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। साथ ही साथ जो है अपने लक्ष्य की तरफ भी हर एक कदम डेली आप बढ़ाते रहिए। हर एक दिन एक नए शुरुआत के साथ आइए। चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।